क्या आप पढ़ाई में बिजी हो? हमेशा ही तो रहते हो। कभी थोड़ा सा टाइम निकाल लो किसी स्टोरी के लिए, क्योंकि स्टोरीज जो है वो हमारे लाइफ में बहुत सी वैल्यूज ऐड करती है। मैथ्स में स्टोरी, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, मैथ्स में स्टोरी क्यों नहीं हो सकती? कितने सारे मैथमेटिशियंस ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है इन फील्ड्स में, और आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो क्यों ना आज हम लोग फर्स्ट वुमेन मैथमेटिशियन इन वर्ल्ड के बारे में जाने। तो कौन है वो, आपको पता है? और क्या उसके लाइफ के बारे में पता है? क्या उसकी स्ट्रगल्स और उसकी स्टोरी के बारे में पता है? तो अगर नहीं पता है तो आज हम लोग उसी की कहानी सुनेंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फर्स्ट वुमेन मैथमेटिशियन इन वर्ल्ड हाइपेशिया के बारे में। हाइपेशिया ने कितने स्ट्रगल्स किए होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट थी अपने एरिया से, और स्पेशली मेल डोमिनेटेड फील्ड था मैथमेटिक्स। ये हजारों साल पहले की स्टोरी है, और उस टाइम पे मेल्स को ही मेन माना जाता था कि वो मैथमेटिक्स के होल्डर्स हैं। तो उसमें से हाइपेशिया अगर उभर के बाहर आई है तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ स्ट्रगल शी फेस्ड। तो क्या आपको हाइपेशिया की लाइफ के जो वर्क्स हैं, जो उन्होंने मैथमेटिक्स फील्ड में वर्क्स किए हैं, उनके बारे में पता है? तो ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टोरी स्टार्ट होती है इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर से। वहाँ पे थियोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर था। उसके यहाँ बेटी पैदा हुई और उसने उसका नाम क्या रखा? हाइपेशिया। तो हाइपेशिया पैदा कब हुई? 370 या 360 एडी के करीब वो पैदा हुई। यानी एडी जहाँ पे आ गया, यहाँ पे सेंचुरीज आ गई। तो अब आप सोच ही सकते हो वो टाइम कैसा था। उस टाइम पे सब कुछ मेल डोमिनेटेड था। वहाँ पे लड़कियों को पढ़ना लिखना ज्यादा अलाउ नहीं करते थे लोग, और चाहते थे कि घर के ही काम किए जाए। और ऐसे सिचुएशंस के रहते भी थियोन ने हाइपेशिया को मैथमेटिक्स पढ़ाया, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया, फिलॉसफी पढ़ाया। और ये जो चीज़ें हैं ये हाइपेशिया को इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगी कि वो उसके बारे में रिसर्चेस करने लगी। वहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसका फुल यूज़ करके उसने पूरा नॉलेज हासिल किया। और एक टाइम ऐसा आया कि मेहनत करते करते हाइपेशिया के पास इतना नॉलेज कलेक्ट हो गया कि वो थियोन से भी ऊपर के पोस्ट में जाके बैठ गई। और जितने रिसोर्सेज आजकल हमें उपलब्ध है उससे भी कम रिसोर्सेज में, यानी उसने पूरा लाइब्रेरी का यूज़ किया जहाँ पे हैंड रिटन फॉर्म में सब कुछ रहता था। वहाँ पे उसने उस चीज़ का यूज़ करके पूरा नॉलेज गेन किया, और अलेक्जेंड्रिया शहर के ही प्लेटोनिक स्कूल की हेड बन गई। प्लेटोनिक स्कूल एग्जैक्टली क्या है? वो कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था, वो एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की, जो कि अलेक्जेंड्रिया में थी। वहाँ पे बाहर से बच्चे आते थे, वो भी स्पेशल जो टीचर्स हैं उनसे पढ़ने के लिए। हाइपेशिया अपने टाइम पे बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थी। ये बात तो फैलनी ही थी। जैसे ही ये बात फैली, दूर दूर से लोग आने लगे हाइपेशिया से उसका नॉलेज लेने, क्योंकि उसके पास नॉलेज इतना ज़्यादा कलेक्ट हो गया था। और टीचर सिर्फ नॉलेज अटेन करने से नहीं बनता है, उसको पढ़ाने का तरीका आता था, उसको बच्चों से कनेक्ट होने का तरीका आता था, और उसकी जो फिलॉसफी थी, यानी उसकी जो थिंकिंग थी, थॉट्स थे, वो उनको मर्ज करती थी मैथमेटिक्स के साथ, और फिर वो मैथ्स का नॉलेज देती थी बच्चों को, जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। और दूर दूर तक उसकी ख्याति फैलने लगी, दूर दूर तक लोग जानने लगे कि एक ऐसी वुमेन मैथमेटिशियन है इजिप्ट में जो बहुत अच्छा पढ़ा रही है। उसको देखने के लिए ही, उससे पूरा नॉलेज गेन करने के लिए ही दूर दूर से मैथमेटिशियंस आने लगे। तो हाइपेशिया ने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी में ऐसा क्या काम किया था, और उसके वर्क्स क्या थे, उसने पर्टिकुलर किन किन फील्ड्स में काम किया था कि जिसकी वजह से वो इतनी फेमस हुई। क्योंकि ऑब्वियसली जब वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, उसने इतना ज़्यादा नॉलेज गेन किया था, तो उसको यूटिलाइज तो किया ही होगा, और कुछ ना कुछ उसने इन्वेंशन ज़रूर किए होंगे। तो जितना वर्क हमें हाइपेशिया के बारे में पता है, उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड है कि जो ग्रीक्स द्वारा दिए गए मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स थे, उससे हाइपेशिया ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा था। यानी जो हेरिटेज जो थी, जो ग्रीक्स ने दी थी मैथमेटिक्स के फील्ड में या एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, उसे हाइपेशिया ने प्रिजर्व करके रखा था फ्यूचर जनरेशंस के लिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ग्रीक्स ने हमें क्या नॉलेज दिया है, और पर्टिकुलर उन फील्ड्स में हम लोग ग्रो कर सके। साथ ही साथ हाइपेशिया ने मैथ्स के इन फील्ड्स में काम किया था। अब आते हैं हाइपेशिया की फिलॉसफी की तरफ। वो किसकी फिलॉसफी पे बिलीव करती थी? तो हाइपेशिया जिस फिलॉसफी को फॉलो करती थी उसे बोला जाता था नियो प्लेटोनिज्म, और हाइपेशिया एक नियो प्लेटोनिस्ट थी। नियो प्लेटोनिस्ट और नियो प्लेटोनिज्म का मतलब क्या होता है, आपको बहुत ही ब्रीफ में समझा देती हूँ। इसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर्स हैं, ये जो हमारे पास डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं मैथ्स में, ये क्या है? ये एक सेक्रेट फिगर है, सेक्रेट नंबर्स हैं, जिनका यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे कि हाइपेशिया एस्ट्रोनॉमी पढ़ती थी,
तो वो तारों का जो हमारे कॉन्स्टिलेशंस है उनके बारे में पढ़ी होगी। फिर उसमें जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनते थे उसके बारे में पढ़ी होगी। तो ये जो चीजें थी वो कनेक्ट करती थी, वो फिलॉसफी को कनेक्ट करती थी मैथ से। तो न्यू प्लेटोनिज्म उस टाइम पे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक और म्यूजिक। यानी ये जो 4 चीजें थी इनको हम नंबर्स के, ज्योमेट्रिकल शेप्स के फॉर्मेट में जो भी हम पढ़ रहे हैं, म्यूजिक को भी हम जो पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड है और ये बहुत सेक्रेड है। तो ये चीज़ उनकी फिलॉसफी थी हाइपेशिया की, और ये फिलॉसफी को सुनने के लिए ही दूर दूर से लोग आते थे। और वो जो मैथ्स को फिलॉसफी के साथ कनेक्ट करती थी, इसको जानने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तो पर्टिकुलर किसी भगवान की पूजा नहीं करती थी हाइपेशिया, कोई देवी देवता की पूजा नहीं करती थी, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को वो सपोर्ट नहीं करती थी। बिलोंग तो करती होगी किसी रिलीजन को, लेकिन वो उस पर्टिकुलर रिलीजन को वहां पे जाके उसकी प्रीचिंग नहीं करती थी। वो सिर्फ एक चीज बोलती थी कि नॉलेज गेन करो, और नॉलेज ही उसका रिलीजन था। एज अ टीचर किसी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज अगेंस्ट है हमारे प्रोफेशन के। हाइपेशिया ने ये उस टाइम पे ही रियलाइज कर लिया था, और इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, उसने क्या किया, उसने अपना रिलीजन ही नॉलेज बना लिया। यानी जो नॉलेज था वो एक रिलीजन है। और उस टाइम पे ऐसे जो नियो प्लेटोनिज्म फॉलो करने वाले लोग थे उनको कहा जाता था पेगन। तो उस टाइम पे जो अलेक्जेंड्रिया का स्पेशली समाज था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, क्रिश्चियंस, ज्यूज और पेगन्स। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि उसकी जो स्पिरिचुअलिटी थी तो वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड थी, नॉलेज से कनेक्टेड थी। तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो ऐसा क्यों करती होगी। ऑब्वियसली कोई भी टीचर, जो भी टीचर एक क्लास में एंटर होता है तो वो किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता है, और बच्चों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए और उसको ये फील कराने के लिए कि हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, क्योंकि उसके पास क्रिश्चियन बच्चे भी आते थे, ज्यूइश बच्चे भी आते थे, यानी सारे धर्म के बच्चे आते थे। तो इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी फैलाने के लिए उसने एक तीसरी ही चीज निकाल दी थी, जो कि थी स्पिरिचुअलिटी को नॉलेज से कनेक्ट करना, और उसे ही कहा जाता था नियो प्लेटोनिज्म उस टाइम पे। तो ये जो नियो प्लेटोनिज्म का कंसेप्ट ऑर्थोडॉक्स लोगों को पसंद आया नहीं। जो सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्स लोग थे उनको ये जो नियो प्लेटोनिज्म है ये लगा ये कुछ मॉडर्न है, ये कुछ डिफरेंट है और इसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और यहीं से जो है विरोध शुरू हुआ। लेकिन आगे क्या हुआ होगा, आपको क्या लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा कि हाइपेशिया वैसे ही पढ़ाती रही और सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। बिल्कुल नहीं, आगे जाके सब कुछ तहस नहस हुआ। वो कैसे हुआ? तो अब हम लोग स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, और ये है फाइनल कंक्लूजन पार्ट स्टोरी का। तो आते हैं अब हम स्टोरी के 3rd पार्ट की तरफ, और ये जो 3rd पार्ट है ये कंक्लूजन था। तो ये स्टोरी का कंक्लूजन है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो हमने सुना कि अभी 3 पार्ट्स में जो डिवाइड हो गई थी सोसाइटी, क्रिश्चियंस, ज्यूइश और पेगन्स में, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो, क्योंकि अभी रिसेंटली पावर में सिरिल आया था। सिरिल कौन है? एक स्पिरिचुअल लीडर वहाँ का। उसके जो कुछ फॉलोअर्स थे वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे। जो डिफरेंट दूसरे धर्म के लोग थे उनको परेशान करने लगे, और इससे क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम और बढ़ी वहाँ पे, और गवर्नर को बीच में आना पड़ा, क्योंकि गवर्नर के ही अंडर ये जो पूरा सिस्टम है, जो अलेक्जेंड्रिया का गवर्नर था वो देखता था। तो गवर्नर ने क्या किया, सोचा कि अब मैं किससे सलाह लूं, तो वो चला गया हाइपेशिया के पास, क्योंकि हाइपेशिया वहाँ की टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज में से एक थी, और वहाँ पे उसका बहुत मतलब नाम था, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर धर्म से ही बिलोंग करते थे जिसके लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और परेशान कर रहे थे दूसरे धर्म वालों को। तो वो गवर्नर फिर भी उस धर्म का होके भी वो हाइपेशिया के पास गया। हाइपेशिया के पास जाके उसने सलाह ली, तो हाइपेशिया ने उसको कहा कि इम्पार्शियल होके और कोई भी मतलब किसी भी पर्टिकुलर धर्म के नाम पे ना करके डिसीजन एक ऐसा लो कि जो सबके लिए सेम हो। लोगों ने ये चीज जैसे ही सुनी कि हाइपेशिया के पास गवर्नर गया है सलाह लेने, प्रोटेस्ट और बढ़ गए, जिसकी वजह से गवर्नर उस प्रोटेस्ट के चपेट में आ गए। उनको बहुत ज़्यादा मारा गया, शायद वो इतने घायल हुए कि उनकी जान चली गई। तो इतने टेंशन के माहौल में वो अपने घोड़ा गाड़ी से ट्रैवल कर रही होगी, जा रही होगी शायद पढ़ाने, और उसी टाइम पे वो जब जा रही थी उसी टाइम पे एक पर्टिकुलर ग्रुप आ गया लोगों का, और उन्होंने अटैक कर दिया हाइपेशिया पे। हाइपेशिया को बहुत बुरी तरह से मारा गया, और
इतनी बुरी तरह से मारा गया कि वो चीज़ मैं अभी यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे किसी के मर्डर को ग्लोरीफाई नहीं करना है। मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है कि सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि हाइपेशिया ने एक मैथमेटिशियन होके और सोसाइटी में इतना अच्छा पोजीशन हासिल किया, एंड फॉर दैट रीज़न ओनली उसका मर्डर हुआ। उसको एज अ विच घोषित कर दिया गया, यानी उसको एक नेचुरल पावर घोषित कर दिया गया। ऐसा बोला गया कि वो जादू टोना करती है, और ये रीज़न दे के उसको मार दिया गया। ऐसे इंसान को जो कि नॉलेज को ही अपना धर्म बताती थी, ऐसे इंसान को जो कि नॉलेज गेन करके स्टूडेंट्स में नॉलेज स्प्रेड करती थी, और इतना ज़्यादा नॉलेज था उनके पास कि उन्होंने कितने तरह के अपने ही वर्क्स किए होंगे उस टाइम पे, लेकिन वो सब कुछ रहा नहीं। वो क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो पूरा का पूरा जो लाइब्रेरी था उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्योंकि जैसे ही हाइपेशिया की हत्या की गई उसके बाद ही पूरा का पूरा जो वो स्कूल था, वो जो वहाँ पे लाइब्रेरी थी, उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि यहाँ पे अगला कोई ना आए और यहाँ पे खड़ा होके नॉलेज को प्रीच ना करे। इसी के साथ अलेक्जेंड्रिया शहर का जो पूरा फ्यूचर है वो बैठ गया, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया नॉलेज का पूरा सेंटर बन गया था। ये कई लोगों से सहन नहीं हुआ, तो अलेक्जेंड्रिया शहर जो कि नॉलेज के लिए मशहूर था, जो कि कल्चर के लिए मशहूर था और रिच कल्चर था वहाँ का, वहाँ के स्टूडेंट्स जो रहते थे, वो दूर से जो स्टूडेंट्स आते थे, ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये पूरा कंसेप्ट ही स्वाइप आउट हो गया, क्योंकि हाइपेशिया का मर्डर हो चुका था। और वहाँ पे अब जो बचे हुए लोग भी थे वो डरने लगे कि कहीं हम लोग नॉलेज गेन करते हैं तो इस चीज़ के लिए भी कहीं हमें कोई भारी कीमत ना चुकानी पड़े, इसलिए मैक्सिमम लोग वहाँ से भाग गए। जो पूरा सेंटर बना था नॉलेज का वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और ये जो वर्क्स आपको पता चल रहे हैं, जो मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्प्ले किए थे, तो वो वर्क्स क्या थे? वो वर्क्स कुछ और नहीं बल्कि स्टूडेंट्स द्वारा बोले गए शब्दों से पता चला कि ये हाइपेशिया ने ऐसे ऐसे वर्क्स किए हैं। तो आप सोच ही सकते हो, अगर स्टूडेंट्स ये वर्क्स के बारे में बता पा रहे हैं तो ओरिजिनली उसने कितना वर्क किया होगा, और अगर वो चीज़ें आज अवेलेबल होती तो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा गिफ्ट होता। लेकिन वो चीज़ पूरी एंड कर दी गई। तो आज ये स्टोरी लेने का मेन एम यही था कि कभी भी कोई अगर खड़ा होना चाहता है सोसाइटी में तो उसको बहुत प्रेशराइज किया जाता है, दबाने की कोशिश की जाती है, स्पेशली उन लोगों द्वारा को ये डर रहता है कि अगर कोई औरत या लड़की अगर खड़ी होगी तो उसके जैसे और भी 10-20 लोग खड़े हो जाएंगे। और यही चीज़ नहीं चाहते थे वहाँ के लोग। वो लोग चाहते थे कि ये जो वुमेन पावर है ये पूरी दबी हुई रहे, ये पावर बने ही ना। आज की जो ये स्टोरी आपने सुनी, इसमें से एक क्वेश्चन अराइज होता है, और ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो वो क्वेश्चन ये है, जो चीज़ मेल्स करते थे वो चीज़ हाइपेशिया ने की, उसने नॉलेज गेन किया, वो पढ़ाती थी। तो ये चीज़ जो थी ये डिफरेंट चीज़ थी और लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आज भी ये सिस्टम में चला आ रहा है? अगर कोई भी वुमेन कुछ डिफरेंट करना चाहती है, लीग से हटके करना चाहती है, तो लोग उसे जल्दी से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि लड़कियों का काम ये है और लड़कों का काम ये है। इन दोनों सेक्शंस को अपने अपने काम करने चाहिए। कोई भी अगर कुछ डिफरेंट करने जाता है सो दे डोंट एक्सेप्ट इट। तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जो हाइपेशिया का टाइम था अभी भी कुछ लोग उसी टाइम में पड़े हैं और टाइम के साथ वो आगे नहीं बढ़ रहे या चेंज नहीं हो? तो अगर आप कोई अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर नए हो और साथ ही साथ जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 12 तक की प्रिपरेशन कर रहे हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सो यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल।